नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़ोसी मुल्कों के लिए भी सबका साथ सबका विकास भारत की नीति। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सर्वदलीय बैठक। शरद पवार सहित राज्य के कई नेता हुए शामिल। कई जिलों में आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन जारी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पहुंचा खतरनाक स्तर पर। कई जगहों पर AQI 400 हुआ दर्ज। ग्रेप 2 के प्रावधान के तहत दिल्ली में आने वाली BS4 बसों की एंट्री हुई बंद। मिजोरम में आज राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में शिवराज और कमलनाथ की जोर आजमाइश। ICC विश्व कप में न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को जीत की दरकार। पुणे में कुछ देर बाद ही खेला जाएगा मैच। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वो इससे पहले के दशकों में नहीं हुआ था। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में
हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदार होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पीएम शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। I'm extremely happy to join Prime Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects: Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Maitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक हुई। दरअसल यहां मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ चुकी है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केटयार्ड में श्रमिक संघ ने आज एक दिन के लिए बाजार बंद करने का आह्वान किया है। मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए बाजार को बंद किया गया है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मई 2021 में कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर रोक लगा दी। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को अपना लिया था, लेकिन आंदोलनकारी राज्य सरकार को तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सदन में मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, लंबे समय से ये मुद्दा चला आ रहा था, लेकिन इस बार ये जो आरक्षण का जो विवाद भड़का है, इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके बाद क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आप अगर देखा जाए महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा रिजर्वेशन पर सरकार का रुख आखिर क्या है। हालांकि इससे पहले भी मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो है पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 57 जो है मुख्य मोर्चे निकाले गए थे। तो उस वक्त अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस वक्त जो ये मोर्चे निकाले गए थे, लेकिन कहीं पर भी जो है ये आक्रामक मोर्चे नहीं हुए थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है कुछ आक्रामक आंदोलन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। कई रास्तों पर जो है टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर रास्ते जाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ जो नेता है उनके घर भी जो है जलाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक स्पष्ट नहीं है कि
किन लोगों ने ये घर जलाए, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधी उंगली जो है मराठा जो समाज के कार्यकर्ता है उनके ऊपर उठाई जा रही है। कल की पूना की घटना की बात करें तो पूना में मैंने देखा किस प्रकार से नवले ब्रिज पर जो है ट्रैफिक जाम हुआ था। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के पास ये इलाका है और वहां पर जिस प्रकार से टायर जलाए थे, लंबी कतारें जो है वाहनों की वहां पर लगी थी। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण बन चुका है और इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में जो है सर्वपक्षीय बैठक का जो आयोजन किया गया था। इसमें हम देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ जो बड़े कद्दावर नेता है शरद पवार इस बैठक में शामिल है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, उसके साथ अगर देखा जाए दोनों भी सदनों के जो है विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऐसे में सभी लोगों ने, हालांकि जिस वक्त चर्चा हो रही है वो ये है कि किस प्रकार से इस आंदोलन पर जो है इस मसले पर हल निकाला जाए। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफी मुखर रहा है कि इस खास तौर पर मसले को लेकर सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चर्चा होनी जरूरी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर जो है इस पर जो है फैसला लिया जाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये भी उठ रही है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए विधानसभा का, जिसमें जो है ये मुद्दा उठाया जाए और सभी जो विधायक है उनको बोलने का जो है मौका मिला जाए। हालांकि जब ये बैठक चल रही थी तो मुंबई में देख पा रहे हैं कि जो मंत्रालय है वहां पर भी कुछ जो विधायक है उन्होंने जो है अपना आंदोलन शुरू किया। साथ ही साथ जो विधान भवन है वहां पर जो है वहां पर कुछ विधायक बैठे थे, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही रहेगी कि सबको साथ में लेकर इस पर हल किस प्रकार से निकाला जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार ने का रुख अगर देखे, कल भी सरकार ने जो है कैबिनेट में एक डिसीजन लिया था कि जो मांग जरांगे पाटिल जो कि मराठा कार्यकर्ता है उन्हें उठाई है, जो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उस मांग को लेकर हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी कुनबी मराठा समाज के लोग हैं उनको जो है सर्टिफिकेट सरकार देने को तैयार है। हालांकि इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो जो है कैबिनेट ने मंजूर किया। साथ ही साथ फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी को तकरीबन 2 महीनों का वक्त सरकार द्वारा दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार ने यह भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाएगी और उसमें ये पूरा मुद्दा जो है सामने लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण जो है ये सभी घटना इस वक्त हो रही है। हालांकि इससे पहले जब ये मामला बता रहे हैं मुख्यमंत्री थे उस वक्त मराठाओं को जो है आरक्षण दिया गया था और उसी के तहत बिल्कुल। शिशिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो है वो कैबिनेट में प्रस्ताव मान भी लिया, लेकिन उसके बावजूद ये आरक्षण के लिए जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और किस वजह से ये सरकार के मानने के बावजूद भी ये जारी है? बिल्कुल, देखिए जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि ठोस आरक्षण जो है मराठा समुदाय को मिले। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हमने पहल शुरू कर दी है, इसके प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। जहां तक बात करें राज्य के हाथ में जितने भी अगर देखा जाए जो कानून प्रक्रिया है उसमें अगर देखा जाए तो कैबिनेट में ये बैठक लाई गई थी। साथ ही साथ जो है एक कमेटी गठित की गई है। साथ ही साथ इंपीरियल डेटा जो है, इंपीरियल डेटा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कितना आंकड़े हैं समाज के, तो ऐसे में वो डेटा एकत्रित करने का काम भी सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जो मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इन सभी मुद्दों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। तो उस पर सरकार इस वक्त कार्य कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो मराठा कार्यकर्ता है, खासतौर पर जरांगे पाटिल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को इससे पहले 40 दिन की मोहलत दी थी, अब सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला जो है इस पर लिया जाए। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर से भी और उप मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर दिया है कि इस वक्त जो है ये पूरा मामला न्याय प्रविष्ट है। साथ ही साथ इसमें जिस प्रकार के प्रावधानों की जरूरत है उस पर सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में कुछ वक्त लगेगा मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। तब तक जो है मराठा समाज जो है थोड़ा सब्र बरसे, ये कहीं ना कहीं एक अपील जो है सरकार द्वारा भी की गई है। जी, और मिड टाइम में यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन का स्तर तो बहुत हो गया है, मतलब नवंबर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा हो गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना हो जाएगा। महसूस हो रहा छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, हंसी सी आ रही है। यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। आँख में जलन है। जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है। मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे, गंभीर स्तर पर प्रदूषण का स्तर, क्या इसकी वजह? देखिए, जो आसपास की जो जितने राज्य हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इन आसपास के राज्यों में जो पराली जिस प्रकार से जलाई जा रही है उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि, और हर साल हमने देखा है कि इस टाइम पर आकर के इस प्रकार से जो वातावरण है वो प्रदूषित होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो लगातार जो है ख़राब स्थिति की ओर जा रहा है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और तमाम जो संगठन हैं वो भी इस बारे में इसकी गंभीरता को समझते हुए सरकारों से इसको एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अब ये जो पूरा महीना है, क्योंकि वातावरण भी काफ़ी प्रदूषित हुआ है, साथ ही साथ जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है, जिसको लेकर के अब जो धुआं है ये आसपास की जो मान लीजिए 5 से 6 फुट की जो हमारा जो वातावरण है उस पर ये लेयर जो है वो एक के बाद एक जम रही है। धुंध जो है सुबह देखने को मिल रही है और इसके साथ प्रदूषण भी जो है वो मिक्स हो गया है। तो इस कारण से सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को बेचैनी की समस्याएं लोगों को हो रही हैं और जो सुबह जो दौड़ लगाते हैं या सैर करते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो आप मान के चलिए कि अभी काफ़ी समय तक अभी ये स्थिति बनी रहने की संभावना है और हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि बारिश हो और इससे ये जो धुंध है वो नीचे की तरफ बैठे, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो उसकी तरफ भी करने की ज़रूरत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बारे में कहा है सरकारों से कि वो क्या इसमें मशक्क़त कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के बात की जाए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं उससे 40% जो है वो कमी दर्ज की गई है हर साल के मुकाबले जो प्रदूषण की समस्याएं आती हैं। तो कमोवेश अभी दिल्ली वालों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। रमा, आपसे चंद्रशेखर ये भी जानेंगे कि प्रदूषण के स्तर को लेकर और पराली को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, क्या कुछ वो स्थिति है और क्या कुछ और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है? कहाँ पर इन प्रयासों में कमी रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि केंद्र सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस दी हुई थी, राज्यों से कहा भी गया था, एनजीटी ने भी अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं जिन्होंने कहा गया है कि ये जो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर के जो गाइडलाइंस है। और मगर इसके बावजूद भी देखा गया है कि दिल्ली के सटे जो राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाने की समस्याएँ हुई हैं। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें तो इन इलाकों में भी काफ़ी पराली जलने की घटनाएँ जो हैं वो अक्टूबर से ही मान के चलिए आप शुरू हो गई थी और उसका प्रभाव यह है कि धीरे धीरे ये दिल्ली की तरफ ये बढ़ता है और इसके साथ फिर दिल्ली को अपने आगोश में ले लेता है। दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके जो हैं उनको अपने आगोश में लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी अपने जो प्रयास किए हैं, चाहे पराली को खरीदने की बात हो या उसको डिकम्पोज करने की बात हो या उससे एथेनॉल बनाने की बात हो, तो वो प्रयास लगातार किए गए हैं, प्लांट्स बनाए गए हैं जिससे कि इसका यूज़ किया जा सके और पराली जो जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर भी समस्याएं हुई हैं या मान सकते हैं कि जो कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी रही हैं, जिसको लेकर के आज
जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह लगता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। ये मौसम जो था, ये सबसे अच्छा मौसम माना जाता था दिल्ली का, जिस समय एक ठंड जो का मौसम होता था और एक सुहावना मौसम माना जाता था। लेकिन अब त्योहारी सीज़न भी होता था, लोग काफ़ी खुशी के माहौल में रहते थे। लेकिन अब जो दुर्गंध जिस प्रकार से हो रही है या फिर जो धुआं जिस प्रकार से आ रहा है, वो निश्चित तौर पर न केवल बुजुर्गों के लिए, ये बच्चों के लिए भी बड़ी हानिकारक है। इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, पर्याप्त समन्वय और कड़े कदमों की ज़रूरत है। आप नज़र बनाए रखें चंद्रशेखर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्त विमान IL-38 सी ड्रैगन ने 46 साल की शानदार सेवा के बाद देश को अलविदा कह दिया। विमान को सेवा से हटाए जाने का समारोह गोवा के अवलिन में INS हंसा पर आयोजित किया गया। IL-38 विमान को नौसेना के एयर स्क्वाड्रन INS 315 में 1 अक्टूबर 1977 को शामिल किया गया था। इसके साथ ही नौसेना में लंबी दूरी के समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध के आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। अपनी अनूठी क्षमताओं, अद्भुत कौशल और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करने वाली पहुंच के साथ IL-38 SD ने वर्षों से खुद को नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने वाला साबित किया है। भारत से ग्वालियर और कोझिकोड मंगलवार को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल हो गए। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की। यूनेस्को के अनुसार ग्वालियर और कोझिकोड समेत दुनिया के 55 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। वहीं केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्वालियर और कोझिकोड के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया X पर कहा कि भारत के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की नवीनतम यूनेस्को सूची में केरल के कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। इन शहरों को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए मान्यता और सम्मान मिला है। और अब देखते हैं खबरें चुनावी राज्यों से। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में राजस्थान में बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में तेलंगाना को लेकर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो सकता है। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में बची हुई 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कुलदीप बिश्नोई, राजस्थान भाजपा सह प्रभारी विजया रहाटकर और वसुंधरा राजे समेत कोर ग्रुप के सभी नेता मौजूद रहे। चुनाव के ऐन मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिजोरम दौरा है। आज वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव है और उससे पहले बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी चुनावी अभियान तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जो सुकमा के कोंटा और महासमुंद में आम सभा करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 सीटों पर मतदान होगा। फिलहाल सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। और मध्य प्रदेश के महासंग्राम की बात करें तो आज भी यहां दिग्गज चेहरे और स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी रण में देखने को मिलेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में लौटने की चाहत के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के मेहंदवानी में और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव
और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर में बीना विधानसभा के भानगढ़ में सभा करेंगे। खुराई और बंडा विधानसभा के ग्राम शाहगढ़ में भी बैठक लेंगे और विदिशा के सिरोंज विधानसभा में भी रैली का आज कार्यक्रम है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली करेंगे। और बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ और उनके साथ तमाम बड़े नेता चुनावी समर में तैनात हैं। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई इलाकों में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में केरल के सेंट मैरी स्कूल की छात्राओं के अंगदान अभियान का जिक्र किया था। स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि इस अभियान के लिए छात्राओं ने पहल की जो सराहनीय है। मैं सेंट मैरी अपर प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। भावना लक्ष्मी हमारे स्कूल के पहली कक्षा की छात्रा थी। वो ब्रेन ट्यूमर की मरीज थी। इलाज के दौरान भावना का ब्रेन डेड हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक बार एक छात्र ने सवाल उठाया कि क्या भावना का मस्तिष्क प्रत्यारोपण संभव था, जिसके बाद स्कूल ने अंगदान के बारे में सोचा। अंगदान का विचार जाति, पंथ, भाषा और रीति रिवाजों द्वारा लगाई गई सभी सीमाओं से परे है। अंगदान करने या अंग स्वीकार करने में ऐसी कोई सीमा या बाधा नहीं है। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इस साल दूसरे तिमाही में जीडीपी विकास के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। आरबीआई ने इस साल की दूसरी तिमाही में 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के मद्देनजर देश में निवेश की स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रोड मैप पर काम जारी है और पूरी दुनिया के आर्थिक विकास की यात्रा में भारत की हिस्सेदारी 15% है, जो 2028 तक 18% तक जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख एक बार फिर से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा है और IMF, FSB और BIL सिंथेसिस पेपर में इसको स्वीकार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में कच्चे तेल को छोड़ अन्य सभी के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी रही, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.4% की गिरावट रही। सितंबर में सबसे अधिक कोयले के उत्पादन में 16.1% की बढ़ोतरी रही। आइए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। सितंबर महीने में देश में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोयला, सीमेंट, बिजली सहित 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 8.1% रही। अप्रैल से सितंबर के बीच में वृद्धि का यह आंकड़ा 7.8% रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजली का उत्पादन सितंबर महीने में 9.3% की दर से बढ़ा। स्टील उत्पादन में बीते साल के मुकाबले 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में कोयले का उत्पादन देश में 16% बढ़ा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी 5.5% और उर्वरक उत्पादन 4.2% बढ़ा है। सीमेंट उद्योग की वृद्धि दर अगस्त में 19.3% थी, जो सितंबर में गिर करके 4.7% पर आ गई है। कच्चे तेल के उत्पादन में 0.4% की कमी दर्ज की गई है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कोर या फिर मुख्य सेक्टर्स का योगदान 40% के करीब है। ये आंकड़े उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। एक अन्य अहम आंकड़े के मुताबिक देश में अप्रैल सितंबर छमाही में वित्तीय घाटा में इजाफा हुआ है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने तक देश का वित्तीय घाटा बढ़कर 7.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पहली छमाही के दौरान वित्तीय घाटा बजट पूरे वित्त वर्ष के अनुमान का 39.3% है। पिछले साल इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 37.3% था। अप्रैल से सितंबर छमाही के दौरान टैक्स और दूसरे सोर्स के जरिए सरकार को 14,17,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि इस अवधि में सरकार का खर्च 21,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सरकार की आमदनी पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 52.2% है, जबकि खर्च टारगेट का 47.1% रहा है।
दूसरी ओर श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर कम होकर के 4.72% हो गई है, जो अगस्त में 6.91% थी। कुछ खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में गिरावट की वजह से ये कमी देखी गई है। श्रमिकों के लिए खाद्य महंगाई दर में भी कमी आई और ये 6.52% पर है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 45 अंक की गिरावट के साथ 63,830 के स्तर पर और निफ्टी 19,077 के स्तर पर खुले। फिलहाल की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में अभी भी गिरावट का दौर जारी है। कल भी लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदकों की ये कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। इस कार्यक्रम में संबंधित खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति एवं भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधिगण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारीगण भाग लेंगे। आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल 2 टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज हुई थी, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अफ्रीकी टीम जहां अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश हार से उबरकर वापस जीत के लय हासिल करने की होगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 71 वनडे मैच खेले गए। अफ्रीका ने 41 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम को 25 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्य ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में 463.5 अंक हासिल किए। नवनीत कौर और संगीता कुमारी के गोल से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को 2-1 से हराकर लगातार चौथी जीत के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लगातार 3 जीत दर्ज करने वाले जापान की ये प्रतियोगिता में पहली हार है। भारत के लिए नवनीत कौर ने 31वें जबकि संगीता कुमारी ने 47वें मिनट में गोल दागा। जापान की ओर से एकमात्र गोल काना उराता ने 37वें मिनट में किया।
इस जीत से भारत 4 मैच में 4 जीत से 12 अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है। भारत के खिलाफ हार के बावजूद जापान 4 मैच में 9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। और राष्ट्रीय खेलों में इस बार ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। पिछले साल गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो शामिल नहीं था। लड़कियों के अंडर 46 भार वर्ग के फाइनल में गुजरात की त्विशा काकड़िया ने महाराष्ट्र की साक्षी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ताइक्वांडो को राष्ट्रीय खेलों में फिर से शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। गोवा राष्ट्रीय खेलों में इस बार ताइक्वांडो की वापसी हुई है। गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो शामिल नहीं था, लेकिन इस बार के राष्ट्रीय खेलों में वापसी की है ताइक्वांडो ने। और इस वक्त हमारे साथ है अंडर 46 वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट ट्विशा हमारे साथ हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ट्विशा, किस तरह से देखते हैं अपनी इस कामयाबी को? ताइक्वांडो को इस बार शामिल किया गया है, कैसा लगता है स्पोर्ट के लिए, अपनी कामयाबी के लिए? लास्ट टाइम जैसे इन्होंने बात करा कि गुजरात में नेशनल गेम्स था पर ताइक्वांडो इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सैड चीज़ थी कि नहीं था। इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है नहीं। हमें इतने बड़े स्टेज पे ताइक्वांडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसीलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ। और आप महाराष्ट्र से हैं साक्षी, हमने देखा कि क्राउड में किस तरह का सपोर्ट है। महाराष्ट्र मेडल टैली में इस वक्त टॉप पर भी बना हुआ है, तो कैसा लग रहा है? एक रजत पदक आप जीतने में कामयाब रही हैं अपने स्टेट के लिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम खेला है नेशनल गेम्स और फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ। और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए। वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा, और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, ताइक्वांडो लड़कियों के लिए सीखना कितना जरूरी है और आपकी पर्सनैलिटी में कितना सुधार हुआ है ताइक्वांडो से जुड़ने के बाद? ताइक्वांडो एक डिसिप्लिन स्पोर्ट है, ये हम इसमें फाइट करते हैं पर साथ ही डिसिप्लिन है, तो ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो आपको रेगुलर डेज में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो एक फीमेल एथलीट के हिसाब से मैं सारी फीमेल को कहना चाहूँगी कि आप कोई भी मार्शल आर्ट करिए, वो आपको डे टू डे रूटीन में बहुत हेल्प करेगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो आगे चलकर ताइक्वांडो सीखना चाहती हैं, इस खेल को अपनाना चाहती हैं? ज़रूर, मतलब खेलना चाहिए हर एक लड़की को मार्शल आर्ट्स। और ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जो, जैसे त्रिशा ने बोला, डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन एक सेल्फ डिफेंस होता है जो हर लड़की के लिए ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ और ये डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को मेडल जीतने के लिए। तो ताइक्वांडो में अंडर 46 वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट, जिनका ये मानना है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ताइक्वांडो जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ गोवा। और गोवा में इन दिनों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में एक बार फिर से ताइक्वांडो की वापसी हुई है। ताइक्वांडो की वापसी से खिलाड़ी और फेडरेशन के अधिकारी भी काफी खुश हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो की वापसी हुई है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मान्य संघ को लेकर चल रहे विवाद के कारण ताइक्वांडो को शामिल नहीं किया जा सका था। ताइक्वांडो फेडरेशन के महासचिव ने खुशी जताई है कि फेडरेशन को लेकर विवाद समाप्त हुआ और ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई है। I am very happy that almost there are 29 states. We have changed the pattern. Earlier, only the first 8 states qualifying used to come and participate. But this time we have done the ranking category in the senior national, which is conducted always prior to the national game. And we have conducted it, and thereafter we decided that we should allow the ranking. And accordingly, 29 states are participating in the 37 national game taekwondo in both Kurugi and Pumse even in the state of Goa. खिलाड़ी भी काफी खुश है कि ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई है। आज मेरा ब्राउन्ज आया, थोड़ी गलतियां हो गई थी, नेक्स्ट टाइम प्ले विन बढ़िया खेलूंगा, अगले टाइम गोल्ड मारूंगा, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करूंगा। इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है नहीं। हमें इतने बड़े स्टेज पे ताइक्वांडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसीलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ। और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए।
वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा, और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो को 2 डिसिप्लिन में शामिल किया गया है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जहां जीतने के लिए ज्यादा पदक उपलब्ध रहते हैं, वहीं दर्शक भी इन्हें देखने का पूरा लुत्फ उठाते हैं। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को जहां एक और अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और इन खेलों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो रही है, वहीं खिलाड़ियों को डोप से बचने की जानकारी दी जा रही है। खिलाड़ी डोप मुक्त रहें, इसके लिए नाडा द्वारा उनका डोप टेस्ट भी किया जा रहा है। डोपिंग के डंक से दुनिया वाकिफ है। डोपिंग से बड़े बड़े खिलाड़ियों का करियर तबाह हो गया, जिनमें कई नामचीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन भारत के एथलीट को इस डंक से बचाया जा सके, इसके लिए हर छोटी प्रतियोगिता में डोप की जानकारी एथलीट को दी जा रही है और उनके सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ियों के डोप टेस्ट किए गए और उन्हें डोप से बचने के लिए शपथ दिलाई गई। नो योर डोप, नो योर फूड, नो योर ड्रग, ये जो चीजें हैं ये सारे एथलीट्स के लिए बहुत मान्य रखती है और उसके बारे में सभी एथलीट्स को अवगत कराया जा रहा है। एंटी डोपिंग को लेते हुए क्लीन स्पोर्ट का एक लक्ष्य रखते हुए सब जगह एक ये अवेयरनेस हो रही है, नो टू डोप एंड ओनली टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। खिलाड़ी भी मानते हैं कि तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और उन्हें ऐसी किसी भी दवा से बचना चाहिए जो डोप की लिस्ट में प्रतिबंधित है। Actually, nobody knows that what where they are doing, what you call the medicine. Only the medicine they will take for once. Actually, there is not like that. Actually, the good workout. If we get good workout, then we can make good performance. अगर डॉप करके हमारा एथलीट्स को इम्प्रूव करते तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर कंट्री में जाके वो इंसल्ट हो जाएगा हमारा कंट्री को। और ये डॉप करके अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, उसमें सेटिस्फाई नहीं होता। अपने कोशिश करके, अपने मेहनत करके वो डॉप टेस्ट सही हो गया तो फिर भी अपने सेटिस्फाई हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो इसका इम्पोर्टेंस वही है, क्योंकि हम तो कुछ खाना वगैरह चीज खा ले तो उसमें कुछ डॉप वगैरह तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्मफुल होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वन थिंग, जस्ट बी प्योर एंड हैव पेशेंस। शॉर्टकट इज नॉट द की टू द सक्सेस। डोप से कोई डरने की जरूरत नहीं। नहीं सर, नो नीड टू बी। इफ यू आर प्योर देन यू नो नीड टू स्केयर। आज भारत खेलों की दुनिया में एक नई इबारत लिख रहा है। ऐसे में डोप उन्हें अपना शिकार न बना ले, इसलिए भारत का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नाडा की टीमें वर्तमान खेल संघ अपने अपने एथलीट्स को इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी साफ सुथरा खेल खेलें। 37वें राष्ट्रीय खेलों को डोप मुक्त कराने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर डोप की एजेंसियां हैं जो यहाँ पर डोप टेस्ट कर रही हैं, साथ ही साथ नाडा की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि डोप के डंक से हर एक खिलाड़ी को बचाना है और हर एक खिलाड़ी के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी है कि अगर आपको जीतना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। और खिलाड़ी भी मानते हैं कि गलत तरीके से आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं और भारत को अगर खेलों की महाशक्ति बनना है तो उन्हें डोप के इस डंक से बचना होगा और इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंच गई हैं। वे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री कोलंबो में संपर्क विस्तार समृद्धि के लिए साझेदारी विषय पर भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री श्रीलंका के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता के लिए वित्त मंत्री की उपस्थिति में श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस ज्ञापन के तहत परियोजना के लिए भारत 82 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित करेगा। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से 2 दिन तक ब्रिटेन के बकिंघमशायर के
बैलेचले पार्क में आयोजित होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन के पहले दिन पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का फोकस अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर होगा। राजीव चंद्रशेखर फ्रंटियर एआई जोखिमों से संबंधित चर्चा में भी भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर विश्व भर के अपने समकक्षों के साथ उपयोगी संवाद में भी शामिल होंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा उन्होंने की और बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम एंटोनियो कोस्टा के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने लिस्बन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष जोआओ केविनो से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा कर बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि निरंतर राजनीतिक आदान प्रदान और भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए पुर्तगाल के समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव साझेदारी को और ऊंचाई पर ले जाने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही डिजिटल डोमेन पर सहयोग और पश्चिम एशिया, यूक्रेन, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर कल से इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और स्किल समेत कई क्षेत्रों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरा संबंध बताया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी में विशेष रूप से शिक्षा और कौशल में भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध है। पार्टनरशिप हमारी कई इलाका में, कई सेक्टर में हमारे काम हो रहा है। उसमें से एजुकेशन एंड स्किल, यूएई की अर्थनैतिक विकास में भारत की एक गहरा संबंध है। भारत की मैन पावर, भारत की डिफरेंट लेवल ऑफ मैन पावर, मैनेजरियल लेवल से लेके कामकाजी लोगों तक कई प्रकार की संबंध भारत की कई सालों से हैं। आज उसको एक 21st सेंचुरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी संबंध बने, यही दौरे का एक प्रमुख लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम संयुक्त अरब अमीरात में एक आईआईटी खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 100 से अधिक स्कूल संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत हैं। हम जल्द ही यहां एक सीबीएसई कार्यालय खोलने जा रहे हैं। आज हम यूएई में आईआईटी खोल रहे हैं। यूएई में कई सारे भारत की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी भी आ चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी कुछ यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। सीबीएसई जो भारत की एक प्रमुख एजुकेशन बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, उसकी भी 100 से ज़्यादा स्कूल यूएई में ही चल रहा है। जीसीसी में भी और ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। सीबीएसई की एक ऑफिस भी यूएई में खोले, यह हमारी मिशन की बहुत दिनों से अपेक्षा था। उसको भी खोलने की हम लोग प्लान कर रहे हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हलानी जबारिया के शिविर पर हुए हमले की पुष्टि की है। उन्होंने शिविर को केंद्रीय हमास का गढ़ बताया।
इसी के साथ इजरायली सेना ने तटीय क्षेत्र पर शासन करने वाले हमास पर लड़ाकों, कमांडरों और हथियारों को रखने के लिए नागरिक इमारतों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि हमास इन आरोपों से इनकार करता है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कम से कम 50 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका जताई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में 300 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। ये क्षेत्र मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ये जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने दी है। पैट्रिक राइडर ने बताया है कि ये सैनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद सैनिकों की सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सैनिक इजराइल नहीं जाएंगे। इनका उद्देश्य अमेरिकी बल सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा निगरानी वाले क्षेत्र में 20 देश शामिल हैं। इन देशों में इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, मालदीव और उत्तरी लाल सागर के देश और मध्य एशिया के 5 गणराज्य शामिल हैं। राइडर ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने सीनेट की गवाही में अपनी टिप्पणी के दौरान बताया कि अमेरिका इजराइल को मदद करना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरेन जेन पियरे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात करेंगे। बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नेता एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के मौके पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ नीति शिखर सम्मेलन के नवंबर मध्य में होने की बात कही गई है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। देश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं। उत्तर भारत, पंजाब समेत देश के कई शहरों में करवा चौथ से पहले बाजारों में रौनक और चहल पहल दिखाई दी। पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास किया जाने वाला व्रत करवा चौथ आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पूरे देश में करवा चौथ से पहले बाजारों में तैयारियों के लिए चहल पहल दिखी। चंडीगढ़, दिल्ली समेत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के तमाम शहरों में करवा चौथ की खरीदारी और तैयारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी के सुंदर डिजाइन बनवाए और साथ श्रृंगार का सामान भी खरीदा। करवा चौथ की मेहंदी है तो मुझे पसंद है कि पूरे फीचर्स हो, अच्छे से देख रहे हैं चांद को, और मैंने सतिया बनवाया है और एक हाथ पे मैं अपनी मैरिज डेट और वो लिखा हूँ। मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ अपना मतलब टाइम निकाल के। वैसे 14 साल हो गए सेलिब्रेट करते हुए इस त्यौहार को। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस त्यौहार को लेके। एक्साइटेड, ये हमारा ट्रेडिशनल है फेस्टिवल और एक्साइटेड होती है, हर साल होती है। हर साल डिफरेंट होता है, कुछ लगता है कि ऐसे करें वैसे करें। इतने साल हो गए शादी को, अभी भी हमारा ये शौक है। करवा चौथ पर दिन भर व्रत रखने के बाद महिलाएं रात को चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत की पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सत्यवान के जीवन को यमदेव से वापस मांगने के लिए सावित्री द्वारा किया गया व्रत सबसे प्रचलित कहानी है। और तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री की तरह निर्जला व्रत रखती हैं। अलग अलग मान्यताओं के आधार पर इस व्रत से जुड़ी कई और भी कहानियां प्रचलित हैं। कहानी का आधार कोई भी हो, लेकिन बदलते वक्त में भी करवा चौथ के लिए महिलाओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और वे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले टीएमसी सांसद ने मामले की जांच कर रही समिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आचार समिति के पास कथित अपराध के आरोपों की जाँच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा वे कल समिति के सामने पेश होने पर उन्हें जवाब देंगी। मोइत्रा ने एक पोस्ट में कहा कि एथिक्स कमेटी कथित आरोपों की जांच करने के लिए उचित मंच नहीं हो सकता है। मोइत्रा ने कमेटी को लिखे अपने पत्र में शिकायतकर्ता रेड्डी और हलफनामा देने वाले दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के समक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन करने की भी
मांग की है। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके मेल आईडी और सांसद पोर्टल का दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने देश के सभी सांसदों को महुआ मोइत्रा के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की है। भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, महुआ जी की खबर जो मीडिया में चल रही है उसके अनुसार 47 बार दुबई में हीरानंदानी के यहाँ से मेल आईडी सांसद पोर्टल से लोकसभा में प्रश्न पूछे गए। यदि ये खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हीरानंदानी के लिए हीरानंदानी ने लोकसभा में प्रश्न पूछे, क्या हम सांसद पूंजीपतियों के स्वार्थ के लिए सांसद हैं? इस बीच निशिकांत दुबे ने इस मामले पर ग्वालियर में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इस मामले में संसद की आचार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके समक्ष 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा की पेशी, और उन्होंने कहा कि 2 नवंबर के बाद ही इस मुद्दे पर उनके लिए कुछ कहना उचित रहेगा। पार्लियामेंट के एक नियम कानून है, मैंने अपना कंप्लेन कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया है। कमेटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज़्यादा सीरियस विषय है। भ्रष्टाचार तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ विषय राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।